अध्याय तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में आ गए हैं। तो चले बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे और जो बच रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अभी जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ही ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। अभी लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब हम लोग एक चित्र भी देख रहे हैं। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनेरो, इसके बारे में अभी हम लोग इसकी व्यवस्था के बारे में आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल हम लोग इसका चित्र देख रहे हैं। उसकी कारकिर्द थी 1819 से लेके 1826 तक। अभी यहाँ पर जानकारी है एक नई व्यवस्था। अभी एक नई व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था, 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अभी जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे जो थे वो चलाने के लिए और भी पैसों की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। आगे देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, अभी हम लोग इसको ब्रैकेट में देखते हैं कि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया और मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। किस तरह से? सामाजिक संस्था के हिसाब से, और उसको बचाए रखना चाहिए। अभी उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया था, जमीन की जांच की थी, खेतों को मापा था और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया था। अभी गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी के महाल, तो यहाँ से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब भी लगाया जाता था। अभी इस राजस्व को एक स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। अभी राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अभी इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। अभी हम लोग पढ़ते हैं उस आदमी के लिए, वो जो अंग्रेज ऑफिसर का हमने जो चित्र देखा था, अभी ये उसकी व्यवस्था है, मुनरो व्यवस्था। अभी क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान के साथ जो उसका युद्ध चला था, वो उस युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। अभी टॉमस मुनेरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, ज्यादा बढ़ाया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। अभी रीड और मुनेरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका एक तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी जो किसान है रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का
एकदम सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरों का एक मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अभी आगे देखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। क्या नहीं था, देखते हैं। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें कुछ समस्याएं दिखने लगी। क्या थी? जमीन से होने वाली जो आमदनी वो बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। अभी किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांवों से भाग रहे थे। अभी बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील ऐसा किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अभी हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया था कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। अभी 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरी तरह जोर लगा दिया था और इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। अभी बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी कि अभी जो हम लोग जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं वहां पे गन्ना, उसके बाद पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और कोंकण में चावल। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को हम लोग अच्छी तरह समझे। अभी यहाँ पर हम लोग दो चित्र देख रहे हैं। कपड़ों के ऊपर कुछ अच्छी तरह से कलाकुसरी की गई है, यानी कि डिजाइन्स दिए गए हैं। मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, और यहाँ पे एक कलमकारी छापा। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत मुनेरो व्यवस्था के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।